जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा सब्जेक्ट में जिसका नाम है सोशल साइंस। स्पेशली आई वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th in the online educational platform organized by our Devasya International School, which you are seeing from the point of view of pocket study. बच्चों, चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है अभी, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। पॉइंट 7वां पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली है। उसमें आपको पता चलेगा कि हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने रिटन डॉक्यूमेंट, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, सिंगल सिटीजनशिप एंड देन फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी, राइट। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने रेसिड्यूरी पावर के बारे में बात की, राइट। सबको याद होगा रेसिड्यूरी पावर क्या होती है। इसके बाद यूनिफाइड अरेंजमेंट हमने देखा ड्यूरिंग क्राइसिस कि कैसे क्राइसिस के टाइम पर जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और उसके अलावा हमने फिर ये भी देखा कि कैसे हमारी जो पार्लियामेंट है वो बायोकैमरल है, राइट, सबको याद होगा, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा, सीट्स नंबर याद रखना है, लोकसभा 545 एंड राज्यसभा 250, एंड आउट ऑफ दैट 250 12 members have been appointed by the president. होप सब लोगों को याद है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमने 7वां पॉइंट आखिरी देखा था वो देखा था जुडिशरी इज केप्ट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बच्चों, ये 7 पॉइंट के बाद अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 8वां पॉइंट देखेंगे साइलेंट फीचर का। बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास की। तो बच्चों, 8वां पॉइंट आपको जो दिखा रहा है टेक्स्ट बुक के अंदर वो है अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने चर्चा की थी हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि कैसे जो संविधान होता है वो लगातार जो चेंज होता है वो ज़रूरी है, बिकॉज चेंज इज़ द नीड ऑफ लाइफ। जीवन का नियम ही बदलाव है और बदलाव जीवन में होता ही रहता है बदलते समय के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह संविधान में भी बदलाव ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें लिखी गई थी वो उस समय के अकॉर्डिंग लिखी गई थी और अब जब समय चेंज हो रहा है तो बदलाव करने पड़ेंगे। तो अभी तक कंपेयर टू अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या? एवर चेंजिंग, लगातार बदला गया है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी जब ज़रूरत है तब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव हम कर सकते हैं, लेकिन वो बदलाव जेन्युइन होने चाहिए, यानी उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि उसकी ज़रूरत है या नहीं? उसकी ज़रूरत पता करने के लिए सिंपल बात है भाई, मेजॉरिटी देख लो। यानी सिंपल है, अगर हमको हमारे एक घर में कोई सब्ज़ी बनाना है, राइट, वो सब्ज़ी बनाने के लिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो सब्ज़ी क्या कौन सी होनी चाहिए, तो हम सबकी वोटिंग करवा लेते हैं और वोटिंग करवा के देखते हैं कि वो कौन सी सब्ज़ी को ज़्यादा वोटिंग मिल रही है, और जो लोग ज़्यादा मेजॉरिटी से जिस सब्ज़ी का नाम लेंगे, सिंपल है, वही सब्ज़ी घर में बनेगी। इन शॉर्ट, उसी तरह देश के अंदर भी, संविधान के अंदर भी, जब भी कोई नए कानून लाए जाते हैं या पुराने कानून बदले जाते हैं, ठीक है, बी अटेंटिव ऑन दिस पॉइंट, जब भी कोई नया कानून लाया जाता है या पुराना कानून बदला जाता है तो कम से कम 2/3, अंडरलाइन कर लेना, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हमें। कितने? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए मिनिमम, यूनियन से भी और स्टेट से भी। अब 2/3 मेजॉरिटी क्या हो गया भाई? मिनिमम टू मिनिमम हम कह सकते हैं 75%, ठीक है। 75% जो लोग हैं वो आपको यस कहना चाहिए, और उसमें भी 50% तो लोग होने ही चाहिए। 50% जितनी भी अटेंडेंस है, 100% अटेंडेंस में से 50% अटेंडेंस से कम होता है तो फिर वो कानून पास नहीं होगा। तो बच्चों, 2/3 यानी 545 का 2/3 और 250 का 2/3 आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने जो लोग हैं वो मिनिमम उस चीज़ को ओके करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी जाकर वो बिल जो है वो लॉ बनता है, वो जो कानून होता है वो बदल जाता है, अमेंड हो जाता है। और तीनों पॉइंट पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मेजॉरिटी है, अगर मेजॉरिटी आपके साथ है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो इफ़ एनी केस ऑफ अमेंडमेंट इज़ मेड बाय द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द union and state structure or in the supreme judiciary, then the half the states are from the total states have to give the consent. अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट और यूनियन के बीच में कुछ मतभेद, यानी कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस के समय पर जो हमारी जुडिशरी होती है सुप्रीम, वो इन दोनों के बीच में आती है और इन दोनों के जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होती है, उसको सॉल्व करती है। इसके साथ साथ जजमेंट ऑफ कोर्ट्स कैन बी ब्रिंग आउट द अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट, यानी जो भी कोर्ट ने जज किया है, कोई कानून अगर पास किया है, कोई भी अगर अपना डिसीजन दिया है, तो वो भी अमेंड किया जाता है
वो किया जा सकता है पार्लियामेंट में, यानी उसमें भी चेंज लाया जा सकता है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जो प्रियम्बल में दिया गया है, जो बातें हमने देखी थी, सेक्युलर, सोशलिस्टिक, ये सारी चीज़ें आप नहीं बदल सकते, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट की मेजॉरिटी के साथ आप अमेंडमेंट कर सकते हो, जैसा हमने ऊपर देखा। बशर्त इतनी है कि 2/3 यानी 2/3 बहुमत आपको मिलना चाहिए, मेजॉरिटी आपके साथ खड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा ये आपको ये भी बताता है कि दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज मोस्ट इनकंसिस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। सो अंडरलाइन इनकंसिस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल, मतलब क्या हुआ? जो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। अब कैसे बदलेगा? अब सिंपल है भाई कि वो अगर लगातार चीज़ों को चेंज करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो हमें संविधान को तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसके बाद इसलिए संविधान को फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट और इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, कांस्टेंट डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, इनकांस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल। याद रखना बच्चों, इनकांस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल। इसके अलावा द सर्टेन केसेस इज नॉट अमेंडेबल इन द सिंपली मेजॉरिटी। कुछ ऐसे केस होते हैं जो अमेंड नहीं होते, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है। Without the majority consents of states are not been amendable and that's too the mixture of both makes the constitution, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों का समावेश जो एक मिक्सचर होता है वही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया, जो हम संविधान में बदलाव करते हैं, जो निरंतर हम चेंज ला रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम अमेंडमेंट्स कह सकते हैं। इसके अलावा अब हम बढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 9 पर, जो कि है यूएएस। जी हाँ, हम यूएस यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात कर रहे हैं, जिसे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलग नाम है पर काम एक ही है। क्या काम है? ध्यान से सुनना। भारत के अंदर जो अडल्ट सफरेज है, ठीक है, यानी वयस्क दर है, वो कितनी रखी गई है? 18 साल। तो अंडरलाइन कर लेना, एट द एज ऑफ 18 every individual is considered to be the citizen of India, although at the previously you are also considered to be the citizen। मतलब 18 के पहले भी आप सिटीजन ही थे, लेकिन 18 के बाद आप प्रोडक्टिव सिटीजन हो जाओगे। प्रोडक्टिव सिटीजन मतलब क्या है कि वोट देगा और ये सिटीजन हमें कमा कर देगा, यानी ये आप अभी तक सरकार आपके लिए असेट थी 18 से पहले, 18 के बाद आप सरकार के लिए असेट बन जाते हो, राइट। असेट मतलब आप एक संपत्ति बन जाते हो जो आगे जाकर देश को बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत मदद करेगा, ठीक है, जिससे अपने राइट्स फॉलो करेगा, अपने वोट्स देगा, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। इसके अलावा अडल्ट सफरेज हर 18 के बाद आपको क्या होता है? राइट्स मिल जाते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार है। यू आर कंसिडर्ड टू बी द adult citizen of India, right? Adult citizen of India. In the same way, legislative assembly and local self-governance bodies without any discrimination of education, property and economic standards. मतलब क्या हुआ कि भाई आप जैसे 18 क्रॉस करते हो, जैसे आपने क्रॉस किया तो आप लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज़ के साथ साथ एजुकेशन रिलेटेड अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रहा है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी बात को न देखते हुए आपको वोट देने का अधिकार, और बिल्कुल सभी को एक जैसे अधिकार मिलेंगे। ये कैसे कह सकते हैं हम? जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हर 18 वर्षीय भारतीय युवक या युवती को भारत के नागरिक होने का सम्मान प्राप्त होता है, ठीक है। सो एट द एज ऑफ 18 यू विल ऑल्सो बीन कंसिडर्ड टू बी द अडल्ट ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। तो 8 और 9 पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर सफरेज मतलब क्या होता है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 10 हम जो देख रहे हैं सेक्युलरिज्म। बच्चों सेक्युलरिज्म वर्ड जो है ये जितना छोटा दिखता है इसका मीनिंग उतना ही बड़ा है। जैसे सर्वधर्म प्रधानम, संस्कृत में इसका मतलब होता है कि सब धर्म एक समान, ठीक है। आपने सुना होगा सबका मालिक एक, साईं बाबा का ये कोट है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म क्या हुआ? ये इसका मतलब है कि जितने भी धर्म भारत में प्रैक्टिस हो रहे हैं, ऑल द रिलीजन विच आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी इक्वालेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, बट दे आर इक्वल, दे ऑल आर इक्वल। तो इन शॉर्ट हम ऐसा समझ सकते हैं कि सेक्युलरिज्म मतलब कि सर्वधर्म प्रधानम, सब धर्म को एक जैसा दर्जा प्राप्त होगा। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट सेक्युलरिज्म इन प्रीएम्बल, हमने बात की थी प्रीएम्बल में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया डिक्लेयर हुआ तो सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर हुआ, यानी एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। हिंदू धर्म के साथ दूसरे जो धर्म है, जैन, बुद्ध, महावीर, मुसलमान, सिख,
ठीक है, ये सब क्रिश्चियन, ये सब को इक्वल राइट मिलते हैं। The people from different religion resides in India, therefore the states are deprived in the certain rights. The states has been absolutely impartial and neutral in respect with their religion. Only in the secular state can offer in proper with equal treatment towards the all citizen. In short की जो गवर्नमेंट होती है वो सेक्युलर है और वो बिल्कुल किसी का धर्म, जाति, कलर, कास्ट देखकर, ठीक है, डिसीजन नहीं लेती, राइट, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर सभी लोगों को इक्वल धर्म यानी अपने धर्म फॉलो करने का इक्वल राइट है। इसके अलावा जो भी धर्म वो चाहे उस धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने त्यौहार बना सकते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो बच्चों सेक्युलरिज्म सबको समझ में आ गया, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके बाद 11वां पॉइंट आपको जो बोल रहा है वो है जुडिशियल रिव्यू। बच्चों जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये आपने फिल्मों में देखा होगा और कभी कभी सुना भी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाती है और फिर हम उस गलती की माफ़ी मांग लेते हैं और फिर शायद हमें उस गलती की माफ़ी मिल भी जाती है, जो भी हमारे करीबी लोग होते हैं। पर जब ये न्यायिक यानी जुडिशरी की बात होती है तो इसमें ऐसा नहीं होता। जुडिशरी में कभी कभी जब गलतियां हो जाती है या फिर सबूतों के अभाव के कारण, लैक ऑफ एविडेंस के कारण अगर कोई गलत डिसीजन दे दिया जाता है तो वो डिसीजन दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, यानी दोबारा चेक हो सकता है। जैसे 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा आपके बड़े भाई बहनों से कि अगर उनके पेपर में कुछ गलतियां निकलती हैं तो वो वापस उस पेपर को क्या करते हैं, जी हाँ, रिव्यू करवाते हैं, दोबारा दिखवाते हैं कि शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी, शायद कोई गुंजाइश निकल जाए कहीं से। उसी तरह जुडिशरी के अंदर भी एक बार जो डिसीजन दे दिया जाता है वो डिसीजन हायर कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, यूनियन और स्टेट के बीच में जुरिस्डिक्शन पैदा करता है। अब हम मानते हैं कि स्टेट की पावर लिमिटेड है, यूनियन की पावर भी लिमिटेड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होता है, राइट, उसकी वो डिसरिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी नहीं है, मतलब वो नहीं चाहता कि उसे डिसरिस्पेक्ट करे। बल्कि जुडिशियल रिव्यू का काम ये है कि अगर कहीं कोई गलती हो जाती है या कहीं कोई डिसीजन गलत चला जाता है तो जो हाईएस्ट लेवल है यानी जो उससे ऊपर वाली जुडिशरी है वो उसको सुने, समझे और उसको करेक्ट मेजर दे, यानी उस डिसीजन को दोबारा सुना जाए, उस ऑर्डिनेंस, उस एक्सटर्नल ऑडिट ऑर्डर्स या फिर जजमेंट को दोबारा सुना जाए और अपना जुडिशियल रिव्यू दिया जाए। अब इस केस में कुछ भी हो सकता है बच्चों, जो कोर्ट है वो सज़ा को कम भी कर सकती है, सज़ा को बढ़ा भी सकती है और सज़ा को ख़त्म भी कर सकती है। ये कंपैरेटिवली उस कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कोर्ट उस केस को लेकर क्या सोचती है और क्या करती है। चाहे वो कोई एक्सटर्नल ऑर्डर हो, ऑर्डिनेंस हो या जुडिशियल जजमेंट हो, इट कैन बी स्टॉप्ड बाय डिक्लेयरिंग देम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो वो उसको तुरंत बंद भी कर सकती है। तो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द हायर कोर्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। तो 10वां और 11वां समझ में आया बच्चों, सेक्युलरिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद 12वां पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी मौलिक अधिकार और जिम्मेदारियां। अब बच्चों हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, इस भारत देश में का जो संविधान है, राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव द डिग्निफाइड लाइफ, ये बताता है हमको कि हमें हमारे आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। और जीवन में सबसे जो मूल्यवान चीज़ है, जो वैल्यूएबल चीज़ है, वो है हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी राष्ट्र नागरिकता और हमारा राष्ट्रवाद। यानी हम जितने ज़्यादा नेशनलिस्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने देश से प्यार करेंगे, उतना ही हमारा देश बेहतर होगा। अब कैसे हम हमारे देश से प्यार करें, कैसे हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, हम हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाकर, फंडामेंटल राइट्स को निभाकर। इसके साथ साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 ईयर्स एंड राइट टू एजुकेट एंड ऑल्सो मेड बिन अवेलेबल। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को दिए जाते हैं, यानी शिक्षा का अधिकार फ्री में 6 साल से 14 साल के बच्चों को सरकार देती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संविधान के प्रति अपना आभार हम हमेशा रखते हैं, सम्मान हमेशा रखते हैं। एंड राइट टू एजुकेट, सबको पता है, यानी शिक्षा का अधिकार। तो बच्चों ये कुछ अधिकार हैं जो सभी लोगों को मिलते हैं जन्म से ही, जो भारत में पैदा हुआ है, लेकिन इन सारे अधिकारों का पालन करना ही हमारी ड्यूटी है। तो फंडामेंटल राइट्स तो हमें सरकारें देती हैं, संविधान दे रहा है, पर ड्यूटीज़ हम उन्हें देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 12 पॉइंट हमने जो देखे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ रहे हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की तरफ, उसमें
13वां पॉइंट बता रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वो पॉलिसीज़ हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय स्टेट्स, ठीक है। यानी जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, वो लोगों की सुरक्षा, लोगों की संरक्षण और लोगों का कल्याण यानी वेलफेयर करने का जो पूरा का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल है वो स्टेट के हाथ में होगा, राइट। These principles provide the direction of the state governance and make the policies, so they are called directive principles। इसका मतलब ये है कि स्टेट को पावर मिलती है पॉलिसी बनाने की और फॉलो करवाने की, इसीलिए इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। यानी हर राज्य को कुछ अधिकार अपने अंडर में मिलते हैं, यानी जो उनको यूनियंस के साथ शेयर नहीं करने पड़ते, जो अपनी स्टेट की सिक्योरिटी, अपनी स्टेट के वेलफेयर के लिए वो लगाते हैं। ऐसी पॉलिसीज़ को क्या कहा जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब वो स्टेट की पावर जो उन्हें यूनियन के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती, जो अपने स्टेट को संभालने के लिए उन्हें चाहिए, ऐसी पावर को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। इसके बाद चौथा और आखिरी पॉइंट कि जो भी हमारे बैकवर्ड कास्ट हैं यानी SC ST OBC उनको प्रोविजन्स देखना। प्रोविजन्स देना मतलब उनको सहूलियत देना ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके। अपलिफ्ट किया जा सकते मीन्स समाज में दूसरे वर्गों के बराबर लाया जा सके, चाहे वो कोई ट्राइब हो, कोई डिप्रीव्ड ग्रुप्स हो, या फिर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन्स जो कोई रिजर्व सीट्स हो, राइट। यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी में आपने देखा होगा इलेक्शंस के टाइम पर भी जो SC ST OBC स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाता है ताकि वो जनरल स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर सके। ऑल्दो ये चीज़ 1947 के हिसाब से सही थी। अभी ये सब चीज़ें करना एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एजुकेशंस की बात से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो संविधान में ये चीज़ उल्लेख है कि जो भी बैकवर्ड सेक्शन है, जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए, और जो सामान्य जाति के लोग हैं उनके साथ बराबरी बैठने का हक उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ चिल्ड्रंस ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स आर गिवन स्कॉलरशिप्स। इन्हें कुछ स्कॉलरशिप्स दी जाती है फाइनेंशियली, ठीक है। पैसे जो ट्यूशन फीस और स्कूल फीस होती है वो इनको वापस मिल जाती है। इसके अलावा कुछ बेसिक कम्युनिटीज़ यानी खाना और कपड़ा और मकान, ये सब चीज़ें भी इनको मिलती है सरकार द्वारा। इसके साथ साथ जो फीस होती है, राइट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, वो भी इनके लिए माफ़ हो जाती है, राइट। तो जो मेन जो टॉपिक है, जो मेन संदर्भ है गवर्नमेंट का वहाँ यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये SC ST OBC ग्रुप आगे आएँ और इनके लोग भी तरक्की करें जैसे सामान्य जाति के लोग करते हैं। इसके साथ साथ जो ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़ और शील्डिंग पॉलिसीज़ आर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़ मतलब वो पॉलिसीज़ जो हमारी सरकार को, हमारे देश को आगे बढ़ाती है। जैसे मोदी जी की पॉलिसी है ऑप्टिमिस्टिक, क्या कि वो ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं। ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं मतलब कि उनका जो नेतृत्व है, जो उनकी लीडरशिप है, उसमें USA भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया तो था ही, ये सब भी जुड़ते जा रहे हैं। इन्हें ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी कहते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, राइट, अपने देश की शक्ति को बढ़ाना, ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़। शील्डिंग पॉलिसी क्या हो गई कि उन्हें बचाना। अब जैसे हमारे SC ST OBC जो लोग हैं उनको ना सिर्फ हमें बढ़ाना है बल्कि बचाना भी है। क्यों बचाना है? ताकि वो उनको दूसरे लोगों के साथ अकॉर्डिंगली फाइनेंशियली वो ख़त्म ना हो जाए, रूइन ना हो जाए, राइट, उनके कल्चर ख़त्म ना हो जाए। तो उनके कल्चर को बचाना और उनको एक्सपैंड करना ही संविधान और सरकार का एकमात्र जो ध्येय होता है, टारगेट होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमारा यहाँ पर जो है वो चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। हमारा जो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो चैप्टर फाइनली ख़त्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, और अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स आपके लिए रखे आपने वो सभी पार्ट देखे हैं, समझे हैं, ठीक है। और नहीं समझे तो एक बार और अच्छे से समझ लेना। नीचे कमेंट बॉक्स है, कोई डाउट हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, राइट। योर कमेंट इज़ ऑलवेज प्रेशियस टू अस। हमारे लिए हमेशा बहुमूल्य है आपका जो भी सजेशन है, क्योंकि इससे ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए भविष्य में लेकर आ सकें। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की टेक्सचुअल एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे आपको सवालों के जवाब लिखने हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इंतज़ार करिएगा हमारे अगले वीडियो का। और मुझे यानी अपने एजुकेटर गौरव आधनिक को इजाज़त दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर अटेंशन। आई एम योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ टुडे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद एवरीवन।